हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पे। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है फिटर ट्रेड की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसमें हम लोग जितने भी ऑफिशियल पेपर हुए हैं आज तक के, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका इसरो का हो, चाहे आपका डीआरडीओ का हो, चाहे आपका बार्क का हो, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि फिटर ट्रेड की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्योंकि किसी भी परीक्षा को पढ़ने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का आकलन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ में हमारी चैप्टर वाइज सीरीज़ भी आ रही है, तो वो भी जा करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 करके ऐसे 50 क्लास लगभग अपलोडेड है, उसको जा करके देखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंजॉय करिए। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में कि ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, फिर भी जो आसपास की चीज़ें बताने लायक रहेंगी वो मैं बताता चलूँगा। फिलहाल आपका ये आकलन होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के सवाल आपसे उठाए जाते हैं। इसके पार्ट 1 की सीरीज़ हम लोग कर चुके थे, तो पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 है ना। और जो कि 21 तारीख को हुआ था, पीछे आपको डेट दिखी होगी। ये ऑफिशियल पेपर है ना, जो आपका 21 जनवरी 2019 को हुआ था, वही आपका ऑफिशियल पेपर होने वाला है। इससे पहले कि ये सीरीज स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, बार्क की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट में आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई में टीचर बनना चाह रहे हैं, और उसके साथ में सेल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, सभी परीक्षाओं के लिए एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपका, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर, पुराने वर्षों के पेपर के पीडीएफ जितने भी आज तक के हुए हैं, साथ में जो क्लास की नोट्स रहेगी थ्योरी क्लास उसकी पीडीएफ, और साथ में मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। तो ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे जाइए, फिटर ट्रेड सेलेक्ट करिए, देन उसके बाद पढ़िए। कोई किसी प्रकार की समस्या हो, वहाँ पे हेल्प चैट का ऑप्शन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पिछली सीरीज में हम लोग इस यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड एंड गाइड अ टूल इन मास प्रोडक्शन। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में किसी उपकरण को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दो चीजें यहाँ पे होती है मेरे दोस्त। एक तो होती है आपकी जिग, एक क्या होती है, जिग होती है, जिग। और दूसरी आपकी क्या होती है, फिक्सचर, फिक्सचर। अब जिग और फिक्सचर में ये कंफ्यूजन होता है कि जिग का काम क्या होता है और फिक्सचर का काम क्या होता है। अलग अलग टाइप के जिग बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, और इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के फिक्सचर अवेलेबल हैं। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक जिग का, सारी जिगों का काम होता है वो एक होता है, और फिक्सचर का काम जो है एक होता है। फिलहाल इसने पूछा है कि यूज टू होल्ड एंड गाइड अ टूल। अब देखिएगा, अगर वर्कपीस को सिर्फ पकड़ने की बात कहेगा, है ना, जैसे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं उस समय पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जिग और फिक्सचर की जरूरत पड़ेगी। और ड्रिलिंग करते समय जो आपकी वर्कपीस है, अगर उसको पकड़ना हो, अगर जॉब को पकड़ना हो मेरे दोस्त, अगर जॉब को होल्ड करना हो, जॉब को होल्ड करना हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फिक्सचर यूज करेंगे। यानी कि फिक्सचर का काम क्या होता है, वर्कपीस को पकड़ना। वहीं पर टूल को गाइड करना, टूल को लोकेट करना, और साथ में उसको गाइड करने का काम किसका होता है, जिग का काम होता है ना। क्या करना काम होता है इसका, लोकेट करना, है ना, टूल को लोकेट करना और होल्ड करना, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछे, फिलहाल यहां पे होल्ड एंड गाइड अ टूल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जिग, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे दूसरा ऑप्शन फिक्सर की बात कर रहा है। फिक्सर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब कभी आपको वर्कपीस पकड़ने की बात कहेगा, तो होल्ड करने की बात कहेगा, वहां पे आप लोग फिक्सर टिक करेंगे। अब गेज क्या होता है, गेज जनरली अगर कहीं पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, कभी काफी भारी मात्रा में कोई सामान बन रहा है, जैसे नट बोल्ट बन रहा है, अब उस नट बोल्ट को हमको बार बार चेक करना ना पड़े, इसके लिए हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसमें गो और नो गो बेसिस पे जो है, जिसमें क्या हो, गो और नो गो बेसिस पे एंड बने हो, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक नट बन रहा है, जैसे ये मार्कर बन रहा है, तो हमारे पास एक गेज होगा। इस गेज में हम इस मार्कर को सेट करेंगे, और इसमें सेट हो गया तो इसका मतलब ये हमारा बोल्ट एकदम परफेक्ट बना हुआ है।
अगर इस बोल्ट का डायमीटर हम लोग नापने बैठे तो हमको डायमीटर मेजर करना पड़ेगा, एक उपकरण लाना पड़ेगा, नापेंगे तब उसको देखेंगे कितना एमएम का है। हमारे पास एक फिक्स, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है, फिक्स हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेट किया। अगर एक्सेप्टेबल है तो हमने इसको अलग रखा, अगर इसमें नहीं गया, नो गो हो गया, तो इसको हम लोग अलग रख दिया। ये काम होता है मेरे दोस्त किसका, गेज का काम होता है। बाकी ये हाउसिंग है, ये आलतू फालतू की चीजें हैं, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए। आगे हम लोग बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस इज द ड्रिवन मेंबर ऑफ अ क्लच। अब क्लच का काम आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि जो डायरेक्ट आपकी शाफ्ट से जो डायरेक्ट पावर आती है आपके इंजन से, अब इंजन के पावर को, है ना, इंजन के पावर को गियर में ट्रांसमिट करने से पहले हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम लोग क्लच बोलते हैं, है ना। फिर इस क्लच से ड्रिवन मेंबर के द्वारा कहाँ पे जाता है, अलग अलग गियर में आपकी जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो सबसे पहले गियर को शिफ्ट करने के लिए कि हमको 1 नंबर पे जाना है कि 2 नंबर पे कि 3 नंबर पे, सबसे पहले आप क्लच दबाते हैं। जैसे ही आप क्लच का यूज करेंगे तो ये जो डायरेक्ट करेक्शन हो रहा है आपका ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर। ड्राइविंग मेंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे इंजन लगा हुआ है ना, यहाँ पे इंजन लगा हुआ है और ये मेन शाफ्ट है, इसमें डायरेक्ट पावर आ रही है। और ड्रिवन का मतलब ये है कि इस शाफ्ट से पावर इसको मिल रही है, ये शाफ्ट नहीं रहेगा तो ये शाफ्ट नहीं चल पाएगी। तो जो ड्रिवन मेंबर होता है, उस ड्राइवर मेंबर की सहायता से ड्रिवन मेंबर को अलग करता है क्लच। अब जैसे ही यहां से क्या हुआ कि आपका इंजन से आता है, क्लच में शाफ्ट जुड़ता है, तो जो सबसे पहला ड्राइवर मेंबर होता है जो चलता है ना, जो ड्रिवन होता है ड्राइवर के द्वारा, वो सबसे पहला क्या होता है आपका, प्रेशर प्लेट होता है। तो प्रेशर प्लेट यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लेना, ये प्रेशर प्लेट, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लाई व्हील की बात करें तो फ्लाई व्हील के बारे में आपने जाना ही होगा कि फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, क्योंकि इंजन के 4 स्ट्रोक में सिर्फ 1 स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक को बैलेंस करने के लिए हम लोग फ्लाई व्हील लगाते हैं, और जो कि यहाँ पे मेन शाफ्ट में यानी कि ड्राइविंग शाफ्ट में ही लगा होता है, जिस सॉफ्ट पर हमको डायरेक्ट पावर मिल रही होती है ना, यानी कि इंजन वाली सॉफ्ट पे। फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो ये है आपका फिगर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्राइविंग सॉफ्ट है। ड्राइविंग सॉफ्ट का मतलब ये है कि ये सॉफ्ट आपकी डायरेक्ट कहां से आ रही है भाई, ये सॉफ्ट आपकी डायरेक्ट आ रही है इंजन से आ रही है। यहां पे आने के बाद आपने देखा कि एक संरचना लगी हुई है, उस संरचना से पहले एक फ्लाईव्हील लगा हुआ है। तो फ्लाईव्हील डायरेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ है, फ्लाईव्हील डायरेक्ट आपके मेन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंजन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, या इसी को मेरे दोस्त हम लोग ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर क्लच के अंदर संरचना आती है बहुत सारी, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली जो प्लेट है आपकी क्या है, वो प्रेशर प्लेट है। फिर आगे स्प्रिंग लगी हुई है, इसी दोनों को टच करके हम लोग इसी दोनों को बाहर करके असेंबल और डिसेंबल करके क्लच का फंक्शनिंग करते हैं, है ना। जैसे आपने क्लच पैडल दबाया, ये क्या हो गई, प्लेट आपकी दूर हो गई और इसका कनेक्शन कट गया, है ना। तो ये सॉफ्ट जो ड्राइविंग सॉफ्ट है वो हमेशा घूमती रहती है, इंजन तो हमेशा आपका दक 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 चलता है ना, स्टार्ट रहता है, लेकिन गियर में पावर ट्रांसमिट होना बंद हो जाती है जैसे ही आप क्लच दबाते हैं। क्लियर है। बाकी यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लच फिंगर है, ये क्लच प्लेट है, ये क्लच कवर है ना, ये जो बाहर का सरफेस आपको दिख रहा है ये क्लच कवर होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट ड्राइविंग मेंबर क्या होता है आपका, ड्रिवन मेंबर प्रेशर प्लेट होता है। आगे बढ़े हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ कूलेंट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कह रहा है कि कौन से प्रकार का कूलेंट यूज करेंगे जब कास्ट आयरन की आप मशीनिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कास्ट आयरन में हम किस प्रकार का कूलेंट यूज करते हैं। तो एक बात याद रखना आप लोग, अगर स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है ठीक है भाई, अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहा है ठीक है भाई, अगर एल्यूमिनियम की बात कर रहा है भाई, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सोल्यूबल आयल यूज कर लेंगे, है ना। क्या यूज कर लेंगे, सोल्यूबल आयल यूज कर लेंगे, सोल्यूबल आयल यूज कर लेंगे यहां भी और यहां भी। लेकिन कास्ट आयरन की बात करेगा तो हम लोग कोई कूलेंट यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कास्ट आयरन में होता है मेरे भाई ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। और वो ग्रेफाइट क्या करता है, सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है ना। ग्रेफाइट क्या है, सेमी लुब्रिकेशन। आप लुब्रिकेशन का प्रकार आगे हमसे पढ़ेंगे थ्योरी में, या आप एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, या आप चैप्टर वाइज में हमारा जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे वहां पे आप देखेंगे कि लुब्रिकेशन का हमने प्रकार बताया, एक सॉलिड होता है, एक आपका सेमी सॉलिड होता है मेरे दोस्त, है ना, सेमी सॉलिड होता है, एक आपका लिक्विड होता है ना, एक आपका लिक्विड होता है।
यहाँ आप जानेंगे अलग अलग लुब्रिकेशन के बारे में। फिलहाल आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि कास्ट आयरन में किसी भी प्रकार का कोई कूलेंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में होता है ग्रेफाइट और ये स्वतः क्या करता है, लुब्रिकेटिंग काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या है, नो कूलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दी कास्ट आयरन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े हम लोग। वाई इज मेंटेनेंस ऑफ मशीन नेसेसरी, कह रहा है कि मशीनों की रख रखाव की आवश्यकता क्यों होती है। अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा पेपर क्या प्रीवियस ईयर में आएगा, ऐसा आएगा तब तो आप लोग कर ही लोगे। डूइंग सो रिड्यूस द प्रोडक्शन रेट, क्या मशीनों की रख रखाव सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसका प्रोडक्शन रेट कम हो सके? नहीं भाई, ये तो गड़बड़ है। डूइंग सो इंक्रीज द सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगला ऑप्शन देखते हैं, डूइंग टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड सर्विस लाइफ ऑफ द मशीन, यानी कि सर्विस लाइफ, सेवा काल मशीन का बढ़ जाए और साथ में क्या हो जाए, हमारे इंजन की, हमारे मशीन की इफिशियंसी यानी कि दक्षता क्या है, बढ़ जाए। बिल्कुल सही जवाब कह रहा है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट बटे में इनपुट, यानी कि जितना हमको आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग इनपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, दक्षता निकल के आती है, यानी कि एफिशिएंसी निकल के आती है। क्लियर है? तो ये होता है सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गियर आर द टीथ कट पैरेलल टू द शाफ्ट, बहुत बढ़िया सवाल है। और बेवल गियर, स्पर गियर, रैक गियर, हेलिकर, इसके सारे ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके ऑप्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। गियर से एक सवाल मेरे दोस्त आपका बनता है। देखिएगा, कह रहा है कि ऐसा कौन सा गियर है जिसके टीथ यानी कि जिसका दांता उसकी साफ्ट के पैरेलल होता है। साफ्ट के पैरेलल यानी कि ये साफ्ट हो गया, इस पे बना हुआ है हमारा गियर। अब साफ्ट आपका ऐसे ऐसे है तो आपका दांता भी ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये कह रहा है आपका क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साफ्ट हमारी ऐसे गई है तो गियर के जो दांते बने हैं वो भी उसके पैरेलल यानी कि समांतर होने चाहिए। देखते हैं किसमें होता है बेवल गियर। बेवल गियर क्या होता है, बेवल गियर का मतलब ये होता है कि एक साफ्ट इधर से आई है, एक साफ्ट इधर से आई है, ये साफ्ट घूम रही, ये साफ्ट को घुमाना है इससे, तो यहाँ पे जो हम लोग गियर यूज करेंगे भाई, यहाँ पे जो हम लोग गियर यूज करेंगे वो हम लोग गियर यूज करेंगे कौन सा, बेवल गियर। इसके दांते कुछ ऐसे होंगे, है ना, इसके दांते कुछ ऐसे होंगे, कुछ तिरछे दांते भी हो सकते हैं। तो क्या है, क्या ये आपका सही ऑप्शन है? नहीं है। और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है, स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है, स्पर गियर का मतलब ये होता है कि एक साफ्ट आपकी ऐसे है और एक साफ्ट आपकी ऐसे है, यहाँ पे हमारा एक गियर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक गियर लगा हुआ है। इन दोनों गियर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में लगाएंगे और यहाँ पे एक समांतर टीथ काटेंगे, बराबर टीथ काटेंगे, तब ये हमारा क्या बनेगा, स्पर गियर बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, बेवल गियर, है ना। ये क्या बनेगा आपका, बेवल गियर। फिर आगे, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन तो सही है ना, जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि फॉलोइंग टाइप गियर आर टीथ कट टू द पैरेलल। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बेवल गियर है जब इनका एंगल 90, जैसे यहाँ पे इनका एंगल 90 डिग्री हो गया तो इसी को हम लोग मीटर गियर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर गियर, मीटर गियर कहलाएगा। क्लियर है? ये मैं बना नहीं पाया हूँ फिगर, मैं लगा नहीं पाया हूँ यहाँ पे, नहीं तो इसके दांते जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। आगे हम लोग बढ़े, आगे हमारा कौन सा है, रैक और पिनियन गियर। रैक और पिनियन गियर का मतलब क्या होता है, रैक और पिनियन गियर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रैक ये होता है, रैक ये होता है और पिनियन ये होता है। इस टाइप का गियर आपने देखा होगा शायद, इस टाइप का गियर आपने देखा होगा, तो रैक और पिनियन गियर ये होता है। ठीक है, हो सकता है कि साफ्ट चल रही है और इसको हमको ऐसे, यानी कि रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में अगर हमको चलाना है तो आपका हम लोग क्या यूज करेंगे, रैक एंड पिनियन गियर। हेलिकल गियर का मतलब क्या होता है, सेम स्पर गियर ही जैसा होता है, बस इसके दांते क्या होते हैं, इसके साफ्ट तो आपस में पैरेलल होते हैं, साफ्ट तो इसके पैरेलल होते हैं आपस में, लेकिन इसके जो दांते होते हैं वो कैसे होते हैं, तिरछे कटे होते हैं, तिरछे कटे होते हैं इस टाइप से। ये क्या है आपका, हेलिकल गियर है। मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके दिमाग में उतर रही होगी। व्हाट इज द पर्पस
ऑफ एन आइडलर गियर यूज्ड इन गियर ट्रेन। अब गियर ट्रेन की बात आ गई तो सवाल यहाँ पे ये भी बनेगा कि गियर ट्रेन होता क्या है सर जी। गियर ट्रेन क्या होता है? गियर ट्रेन का मतलब ये होता है कि अगर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर हमको पावर ट्रांसमिट करनी हो और 2 से अधिक गियर हमको लगाने पड़ जाएं, है ना, 2 से अधिक गियर, 2 से अधिक गियर हमको लगाने पड़ जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गियर ट्रेन बोलेंगे, है ना। गियर ट्रेन, सिंपल, कंपाउंड, अलग अलग प्रकार के गियर ट्रेन होते हैं। डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि पर्पस ऑफ आइडलर गियर। आइडलर गियर क्या यूज हम लोग क्यों करते हैं? अब देखिए, जब गियर ट्रेन हमने बताया तो यहाँ से यहाँ शाफ्ट आपको, है ना, यहाँ से यहाँ शाफ्ट में मोशन कराना है। अब मान के चलिए कि ये गियर ऐसे घूम रहा है और इस गियर को हम लोग आपस में सटाएंगे तो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको किधर घुमाएगा? इसको इधर घुमाएगा, है ना, इसको इधर घुमाएगा। अरे घुमाएगा कि नहीं भाई? ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ऐसे पूरा घूमेगा ना, ऐसे, इस टाइप से फंस फंस के दांते आपस में घूमेंगे। अगर ये इधर घूम रहा है तो ये इधर उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बीच में गियर लगते हैं, है ना, इनकी डायरेक्शन को, इनकी मोशन को बदलने के लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडलर गियर बोलते हैं। आइडलर पुली भी कुछ लोगों को पता होगा, है ना, आइडलर गियर इनको बोलते हैं। अब आइडलर गियर का काम क्या होता है? काम यही होता है कि इनके डायरेक्शन में चेंज करना। अगर यहाँ पे हम लोग मान के चलिए कि हमारे पास एक गियर ये है, एक गियर ये है, अगर इन दोनों को हम लोग सटाएंगे तो ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे, इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में हम लोग एक आइडलर गियर लगा देंगे तो ये इधर चलने लगेगा और इसके अपोजिट में क्या चलेगा? ये इधर चलेगा और इसके अपोजिट में फिर क्या हो जाएगा? आपका ये वाला पार्ट इधर चलेगा, है ना। तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? चेंज होगी कि नहीं? अगर ये इधर घूमेगा तो ये छोटा वाला इधर घूमेगा, फिर उसको उधर घुमा देगा। पहले हमने देखा कि हमने सिर्फ 2 गियर यूज किया था तो अपोजिट चल रहे थे, हमने बीच में एक यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये काम होता है टू हैव रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ पुली एंड बेल्ट, है ना, और साथ में टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइविंग। तो क्या होता है ये? टू ऑब्टेन मिनिमम सेंटर डिस्टेंस, तो इसका टू हैव रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसका जो हमको डायरेक्शन चाहिए रोटेशन का वो हमारा करेक्ट हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के ये भी आता है जो हमने अभी आपको बताया, अगर आप एक लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, है ना, अगर आप एक लगा रहे हैं तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये इधर घूमेगा। तो अगर एक है ना, एक है, 3 है, यानी कि विषम संख्या में अगर आप आइडलर गियर लगाएंगे तो डायरेक्शन हमेशा क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, है ना। सेम का मतलब क्या होता है? लाइक। लाइक का मतलब एक ही दिशा में। अगर आप सम संख्या में कोई भी आइडलर गियर लगाते हैं तो आपकी अलग डायरेक्शन मिलेगी, अलग दिशा में दोनों गियर चलेंगे, यानी कि अनलाइक। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये फिगर रहा आपके सामने, है ना। अब जिसमें पावर होती है उसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, जिसमें पावर नहीं होती उसको हम लोग ड्रिवन बोलते हैं। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ये फिगर ऐसे चल रहा है, ये गियर, अब इसमें ये आइडलर गियर थोड़ा सा सटा तो ये इधर घूमने लगा और फिर ये इधर हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ड्राइवर ऐसा चल रहा है तो इसके अपोजिट में पहला वाला चलेगा, फिर इसके अपोजिट में दूसरा वाला चलेगा, फिर इसके इस अपोजिट में ये वाला चलेगा, है ना। तो चाहे आप 2 लगाओ चाहे ना लगाओ, बात आपकी क्या हो रही है? एक हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैजुअल मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज कॉल्ड। अब कैजुअल का मतलब ये होता है कि एकाएक हो जाए कभी, है ना। एकाएक का मतलब क्या है? अनशेड्यूल मेंटेनेंस, है ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि कभी कोई खराब हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है तो उसको ठीक करना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। और साथ में रूटीन मेंटेनेंस का मतलब यह है कि नियमित रख रखाव किया जा रहा है। जैसे आप लोग बाइक की सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं, कार की, अपने वाहन की सर्विस करवाते हैं, तो शेड्यूल होता है, फिक्स होता है ना, कि इतना किलोमीटर जाने के बाद आपको सर्विस कराना ही कराना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई समस्या भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट मोड पे चलेंगे। विच बोल्ट इज यूज टू क्रिएट अ पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट जो आपका बोल्ट क्रिएट करता है वो शोल्डर बोल्ट करता है। शोल्डर बोल्ट के बारे में अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो शोल्डर बोल्ट कुछ ऐसा होता है, इसमें ऊपर हेड बना होता है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड बोलते हैं। यहाँ पे शोल्डर होता है, इसीलिए इसको शोल्डर बोलते हैं।
अब शोल्डर की क्या खासियत है, कैसे पहचानेंगे? शोल्डर रहेगा और शोल्डर कहाँ तक रहेगा, मान के मैं चलता हूँ कि शोल्डर आपका यहाँ तक है और उसके बाद क्या है, आपकी चूड़ियाँ कटी रहेंगी। यानी कि इस बोल्ट में आपके कुछ दूर तक चूड़ी रहेगी, कुछ दूर तक चूड़ी नहीं रहेगी, है ना। ये थ्रेड वाला पोर्शन हो जाएगा। तो जो थ्रेड वाला पोर्शन नहीं, जहां तक चूड़ियां नहीं कटी हुई हैं, उसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सा जो है पाइवेट पॉइंट क्रिएट करता है बोल्ट, तो वो करता है शोल्डर बोल्ट। आगे बढ़े हम लोग, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेक अ सर्कुलर कैविटी इन अ मेटल, कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो है आपका टूल है, औजार है, जो कि किसी मेटल में एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार कैविटी बना रहा है, खाली स्थान बना रहा है। तो फाइल से क्या आप गोलाकार कैविटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। फाइल से आप चाहेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि गोलाकार बन जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे दोस्त, है ना। क्या होता है, थोड़ा सा जो है वो मुश्किल। फाइल से आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे रिमूव कर सकते हैं, कहीं पे खुरदरापन है, यहाँ पे ये ज़्यादा मटेरियल है, इसको आप हटा सकते हैं, है ना। लेकिन स्क्रैपर भी वहीं पे क्या करेगा, जैसे यहाँ से आपको कुछ मटेरियल निकालना है तो यहाँ से आपसे स्क्रैपर यूज़ कर लेंगे तो यूज़ हो जाएगा। टैप का मतलब क्या होता है कि इंटरनल थ्रेड काटना है, अंदर साइड पे कहीं पे पहले ऐसे ड्रिल है, कहीं पे होल है, इसमें अंदर साइड में चूड़ी बनानी है, तो वहां पे आप क्या यूज़ करोगे मेरे भाई, टैप यूज़ करोगे। सवाल ये भी बनता है कि बाहरी साइड की चूड़ियाँ काटनी हो, आपकी ये एक रॉड है, इसमें बाहर साइड आपको चूड़ी बनानी हो, तो क्या यूज़ करते हैं आप लोग, तो आप लोग यूज़ करते हैं डाई। 3 प्रकार की अलग अलग डाई होती है, स्प्लिट होती है ना, ऑटोमेटिक होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरनल थ्रेड काटेगा वो टैप होगा, लेकिन इंटरनल कैविटी जो बनाएगा, अंदर साइड सर्कुलर होल जो बनाएगा, वो होगा आपका ड्रिलिंग या ड्रिल मशीन। तो डी ऑप्शन मेरे दोस्त इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, आपको अभी समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना डिटेल में बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इजी नहीं थे मेरे भाई, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको। टूथ एंड आर मेड थिनर इन, टूथ ये गियर की बात कर रहा है, ठीक है, इन गियर, हो सकता है अधूरा हो सवाल, पता नहीं। टूथ एंड आर मेड थिनर, जो टूथ होता है, जो दांता होता है ना, गियर का, जो गियर का दांता होता है, उसको अंतिम में पतला बनाया जाता है। देखिएगा, गियर मैं एक दांता बना रहा हूं, अब अगर इस गियर के यहां वाले एंड वाले पार्ट को हम लोग पतला बना दें, है ना, वही कह रहा है कि पतला बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं ना। हंटिंग ऑफ टूथ गियर, रूट ऑफ टूथ गियर, क्राउनिंग ऑफ टूथ गियर और बैकलेश ऑफ टूथ गियर। इसमें जो काम की चीज है वो आपका ये 2 चीज है, यहीं पे आप फंसेंगे, बाकी ऊपर का 2 का कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्राउनिंग ऑफ टूथ बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर गियर में उसके सिरों को हम लोग क्या करें, पतला बनाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं। बैकलेश कह रहा है, बैकलेश का मतलब क्या है कि अगर एक दांता इधर से है और एक दांता इधर से आपका, एक दांता आपका इधर से मेट करे आपस में, है ना, एक दांता आपका इधर से मेट करे आपस में, तो यहाँ पे जो खाली स्थान बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकलेश बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके सिरों को, दांतों को क्या करना है, पतला बनाना है। छोटा सा हमने यहाँ पे एक गियर का दांता लिया हुआ, यहाँ से आपसे सवाल पूछता है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मेरे भाई कि आपको बता दूं मैं, है ना। चलिए देखिए, देखिएगा ध्यान से, ये गियर का एक दांता है, ये गियर का दूसरा दांता है। अब देखिए, जो सबसे नीचे का एक आपका सर्कल दिख रहा है, सबसे नीचे का एक सर्कल दिख रहा है, वो आपका क्या है मेरे भाई, वो आपका क्लियरेंस सर्कल है। वो क्या है, आपका क्लियरेंस सर्कल है। और उससे भी नीचे एक दांता, आपको लाइन दिख रही होगी, जिसको आधार मान करके आपके सारे गियर बनाए गए हैं। गियर कैसे बनते हैं, हॉबिंग प्रोसेस से, है ना। चलिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिडेंडम सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडेंडम सर्किल। ये आपसे पूछा जा सकता है। डिडेंडम सर्किल से थोड़ा सा जगह हम लोग छोड़ते हैं, क्लियरेंस उसको बोलते हैं। थोड़ी सी जगह जो छोड़ते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। और क्लियरेंस कहां तक छोड़ते हैं, जहां से क्लियरेंस रेखा की लाइन गुजर रही होती है सर्किल की। अब ये क्लियरेंस क्यों छोड़ते हैं, गियर यहाँ पे एक है, एक गियर आके ऊपर से इसमें मेट करेगा तभी ना पावर ट्रांसमिट होगा, तो ये आपस में यहाँ टच ना करे, उधर वाला गियर यहाँ टच ना करे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ते हैं। क्लियर है। फिर आप देखेंगे कि एक बीच से एक लाइन गई हुई है, एक बीच से लाइन गई हुई है, आपकी पिच सर्किल है। क्या है ये, पिच सर्किल है।
पिच सर्किल है मेरे भाई। क्या है? पिच सर्किल है। पिच सर्किल से ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है उसको अडेंडम कहते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग डिडेंडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अडेंडम, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिडेंडम, है ना। अब देखिए जो अडेंडम वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको फेस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं। बहुत कुछ संभव नहीं है कि मैं आपको यही बता दूं, है ना, इसलिए थ्योरी आपको कवर करनी पड़ेगी। और चैप्टर वाइज वाली क्लास जरूर देख लेना, तब एग्जाम देने जाना आप लोग, ठीक है। वहीं से सारे सवाल लगभग मैच कर जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। थ्रेडिंग डाइज आर हेल्ड इन। थ्रेडिंग डाई आपका किस में होता है? देखिएगा, व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग डाइज आर हेल्ड इन अ डाई स्टॉक, डाई केस, डाई होल्डर, डाई रेंज, है ना। डाई स्टॉक, थ्रेडिंग डाई ऐसी कौन सी डाई जिसमें देखिए डाई जो है 3 प्रकार की होती है। एक स्प्लिट होती है और एक आपका जो डाई स्टॉक है ना, ये भी एक प्रकार की जो है वो आपकी डाई होती है। इसका काम क्या होता है? कोई भी आपकी रॉड है, कोई भी प्लेट है, उसमें आपको बाहर साइड से चूड़ी काटना है। बाहर साइड से अगर आपको चूड़ी काटना है, इसमें पहले से बने रहेंगे छोटे छोटे थ्रेड, इसमें पहले से बने रहेंगे और ये क्या करेगा? बाहरी चूड़ी काटने के काम आएगा। इसका अपोजिट टैप होता है डाई का, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आप ऐसे टिक कर सकते हैं। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स चेक द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस ऑफ अ जॉब। कह रहा है कि फ्लैटनेस, किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो मैंने मेजरमेंट में अलग अलग टाइप के मेजरिंग टूल के क्लासिफिकेशन आपको बताए थे, याद है क्या किसी को? क्या किसी को याद है मेरे दोस्त? याद है? मैंने आपको बताया था एक रेखीय मेजरमेंट होता है। किसी चीज की आप नाप जोख करेंगे तो किसी न किसी कैटेगरी में करेंगे, या तो सीधी लाइन में नापेंगे उसको, है ना, सीधी रेखा में नापेंगे। अगर हमारी लंबाई नापना है तो सीधी रेखा में मेजर कर लेंगे आप। कैसे मेजर करें? टेप होता है ना, जो स्लाइड इतना बड़ा बंडल में होता है, खुल जाता है फिर शर्ट से अंदर चला जाता है, टेप से करेंगे। बिल्कुल रेखीय मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे? टेप से करेंगे, या आपका रूल से करेंगे, या आपका वर्नियर कैलिपर से करेंगे, है ना, या आपका स्केल से करेंगे रेखीय मेजरमेंट। वहीं पे हम लोग एक मेजरमेंट और आपको बताए थे, कौन सा? कोणीय मेजरमेंट, कोणीय माप। कोणीय माप की जैसे आपका प्रोटेक्टर हो गया, चांदा आप लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टर, वो आपका कोणीय मेजरमेंट में आता है ना। साइन बार का आप लोगों ने नाम सुना है? साइन बार, वो आपका क्या मेजर करता है? वो भी आपका एंगल मेजर करता है। अब कोणीय माप के बाद एक माप हमने आपको और बताया था, कौन सा? सतह माप। सतह माप, अगर किसी भी सरफेस को मेजर करना है तो वहां पे हमने आपको 2 से 3 डिवाइसें बताई थी, जिसमें पहली डिवाइस हमने बताया था DTI, कौन सा? डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए वो क्लास जरूर देखना, ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर के। डायल टेस्ट इंडिकेटर हमने बताया था आपको। सरफेस गेज बताया था, अरे बताया था कि नहीं भाई? सरफेस गेज बताया था ना, सरफेस गेज। सरफेस प्लेट भी बताया था। फिर उसके बाद एक लास्ट आपका क्या आता है? रेडियल यानी कि त्रिज्यीय माप। त्रिज्यीय माप, त्रिज्यीय माप में हमने आपको रिंग गेज और प्लग गेज के बारे में बताया था। प्लग गेज बताया था ना। अब यहाँ पे आप ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ठीक है। करेक्ट कर लेना, आपसे जो भी ऑप्शन में मिले। तो पहला ऑप्शन हमको मिला डायल टेस्ट इंडिकेटर, और पूछा गया है फ्लैटनेस यानी कि सतह यानी कि समतलता, इसमें आप जाना। अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं भी होता तो सरफेस गेज या सरफेस प्लेट हम लोग ढूंढ रहे होते। चलिए, ये ऑप्शन आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। बाई विच, डिटेल नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे डिटेल ना जाएं। बाई विच ऑपरेशन डज द सीट मेटल गेट कट स्ट्रेट इन लेंथ। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि डिटेल में जाना ही जाना पड़ता है ना। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सीट मेटल एक चैप्टर है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 5 या 6 या 7 पढ़ी होगी प्लेलिस्ट में, वो देख लेना, सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उस चैप्टर से कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा दोस्त, ये वादा है मेरा आपसे। चलिए समझते हैं, नॉचिंग क्या होता है, नॉचिंग, एम्बोसिंग क्या होता है, परफॉर्मिंग क्या होता है ना, स्लिटिंग क्या होता है।
पूरा एक्सप्लेन करें या सिर्फ आपको बता दें कि किसी मेटल को सीधी लंबाई में काटा जाए तो क्या होता है। चलिए डिटेल नहीं जाते हैं, वो क्लास आप देखेंगे, मैं ये सोच करके इसमें डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके पास कोई चादर है, कोई सीट मेटल है, अगर उसमें हमको बीच में कोई सीधी रेखा में लाइन से काटना हो, उसको काटेंगे कैसे? शीयर से, है ना। स्निप होती है, कैंची होती है, जिसका कि एंगल कितना होता है? 87 डिग्री होता है। टूल वाला सीट मेटल में मैं सब बता चुका हूं, ठीक है। अगर इस सीधी रेखा में इसको बीच से फाड़ दें प्लेट को, और ऐसा फाड़ें कि कोई हमारे पास स्क्रैप मेटल ना हो, यानी कि यहां से बाहर निकले ना, सिर्फ हमने यहाँ पे फाड़ दिया इसको। बाहर कब निकलेगा? जब आप यहाँ से भी फाड़ेंगे और यहाँ से भी, यहाँ भी फाड़ के तब बाहर निकालेंगे। अगर स्क्रैप हमारा निकल गया तो आपका वो स्लिटिंग नहीं कहलाएगा। स्क्रैप नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ एक रेखा में, पतली रेखा में आपने क्या किया? एक कट मार दिया है, बस हो गया। ये आपका स्लिटिंग कहलाएगा, है ना। सीट मेटल गेट कट स्ट्रेट इन लेंथ, सीधी रेखा में काटना है, तब आपका क्या कहलाएगा भाई? स्लिटिंग कहलाएगा। नॉचिंग का मतलब हमने बताया था किसी प्रकार का नोच काट देना, किनारे में ऐसा नोच काट देना, ऐसा नोच काट देना, किसी भी प्रकार का नोच काट देना नॉचिंग कहलाता है। इम्बोसिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्बोसिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सीट मेटल, कोई धातु है, वहां पे कोई नंबर पंच करना है ना, जैसे 2 लिख देना। अब कई बार आप देखेंगे सीट मेटल पर थाली वाली घर में आते हैं, दादी लोग लेके आते हैं, उसमें नाम लिखवा देती हैं। कैसे लिखवाते हैं? उसमें हम लोग इम्बोसिंग के थ्रू लिखवाते हैं, है ना। कैसे लिखवाते हैं? इम्बोसिंग के थ्रू, यानी कि कुछ न कुछ कोई चिन्ह दाग देना, वहां पे कोई नंबर, कोई लेटर, कोई सिंबल, कुछ भी बना देना, क्या कहलाता है? इम्बोसिंग कहलाता है। परफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसा डायरेक्ट सर्कुलर होल बनाना जो कि पूरे प्लेटफॉर्म पर यूनिफॉर्म, पूरे प्लेट पर यूनिफॉर्म तरीके से कोई ऐसे सर्कुलर होल बन जाए या वर्गाकार होल बन जाए, कैसा भी बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका परफॉर्मिंग कहलाता है। सॉरी, डिटेल में नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं। PYQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन ऑकर इन अ अनलुब्रिकेटेड जर्नल बियरिंग। कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास अनलुब्रिकेटेड जर्नल बियरिंग है तो उसमें एक्ट होने वाला फ्रिक्शन जो है वो कौन से प्रकार का फ्रिक्शन होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, या ड्राई फ्रिक्शन होगा? यहाँ पे तो बात क्लियर है कि मेरे भाई ड्राई फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बिना लुब्रिकेशन के अनलुब्रिकेटेड हमारी जर्नल बियरिंग है, वहां पे फ्रिक्शन पूछ रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन की बात करें हम लोग, तो फ्रिक्शन हमारा कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक तो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो रुकी हुई है और हमेशा फोर्स के अपोजिट काम करेगा आपका ये फ्रिक्शन। ये प्लेट है, यहां से हमने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन आपका ऐसे एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हम लोगों ने दूसरा फ्रिक्शन पढ़ा है, कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप लोग कई बार बारिश में बहुत तेजी से ऐसे स्लाइड करते रहे होंगे, बचपन में मैं भी करता था, तो एक बार पैर टूट गया था, है ना। तो वो क्या कहलाता है? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई प्लेट रखी हुई है, इसको हम लोग क्या करें? इस प्लेट पर खिसकाएं, स्लाइड कराएं, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। फिर आता है आपका क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। अब मैकेनिकल में आप लोग घुसते जा रहे हैं फ्रिक्शन, लेकिन जाना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि फिटर में ही रहूं, है ना। फिर क्या कहलाएगा आपका? ये रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, यानी कि किसी चीज पे रोल करवाना, किसी सिलेंड्रिकल जॉब को रोल करवाना, किसी सर्कुलर जॉब को रोल कराना। जैसे सिलेंडर, घर का खाना का जो आप बनता है उसका सिलेंडर अगर आपका वो खत्म हो जाता है, तो आप लोग ऐसी अवस्था में क्या करते हैं? सड़क पे सिलेंडर लुढ़काते हुए चले जाते हैं, स्लाइड, है ना, क्या करवाते हुए? रोलिंग कराते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है? अब आप बताओ, आपको क्या आसान पड़ता है? किसी चीज़ को घसीट के ले जाना, स्लाइड करके ले जाना, या उसको रोल करा के ले जाना? आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्रिक्शन कौन सा ज़्यादा होगा और कौन से फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। फिलहाल डिटेल में नहीं जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Upset butt welding is a generally not used for manufacturing of. अपसेट बट वेल्डिंग सबसे पहले ये पूछ रहा है, तो समझिए अपसेट बट वेल्डिंग है क्या। अपसेट बट वेल्डिंग मेरे दोस्त होती है एक प्रकार की रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कैसी वेल्डिंग? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग, है ना, प्रतिरोध वेल्डिंग। अपसेट बट वेल्डिंग कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें हम लोग 4 से 6 वोल्ट करंट देते हैं, है ना। 4 से 6 वोल्ट क्या देते हैं हम लोग?
करंट देते हैं और ये क्या करती है, किसी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जॉब यानी कि पाइप को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। और जैसे हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो एक फॉर्म, एक शेप निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्गिंग बोलते हैं। ये भी आपसे पूछता है कि जो उभार आता है इस पाइप को जैसे हम प्रेशर लगा के दबाते हैं तो यहाँ पे जो बाहर मेटल निकलता है उसको हम लोग बल्गिंग बोलते हैं। फिलहाल पूछ क्या रहा है ये कि किसका प्रयोग नहीं करते हैं ऑफसेट बल्ट वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग बार, बिल्कुल बार का हम लोग प्रयोग करते हैं, ट्यूब का करते हैं, बिल्कुल करते हैं, छड़ का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल पार्ट्स में हम लोग यूज़ नहीं करते। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये सदैव नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है और बाकी डिटेल में मैं आप नहीं जाऊँगा आपको लेके। Which of the following is another name for clamp coupling? क्लैंप कपलिंग का अन्य नेम क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, स्लिप टाइप कपलिंग, तो स्लिप टाइप कपलिंग होती नहीं है। स्प्लिट मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा साफ्ट यहां से जा रहा है। कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपलिंग का मतलब ये होता है कि दो साफ्ट हैं आपस में, उनको जोड़ना। यूनिवर्सल कपलिंग, स्प्लिट कपलिंग, मफ कपलिंग आपने पढ़ा होगा ना, ये तो फ्लैंज कपलिंग, अलग अलग प्रकार की कपलिंग। तो इस साफ्ट से इस साफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट कराना, तो ऐसे में हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि अलग अलग दो ऐसे प्लेट के टुकड़े होते हैं, उनको आपस में साथ में जोड़ा जाता है, फिर यहाँ से क्या किया जाता है, क्लैंप किया जाता है। क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में क्लैंप किया जाता है। तो वो कौन सी होती है, स्प्लिट मफ कपलिंग होती है, उसको हम लोग क्लैंप कपलिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लैंपिंग की है। और स्प्लिट हमने क्यों बोला, क्योंकि ये बीच से ये प्लेट आपकी अलग हो जाती है, इसे खुल जाती है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लूइड और फ्लैंज कपलिंग नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द लेथ कैरीज द हैक गियर, और इस साला ये हैक गियर क्या है, बैक गियर होगा, है ना, बैक गियर, ड्राइविंग पुली, ईटीसी। कह रहा है कि लेथ का कौन सा भाग होता है जो आपका ये सारा पार्ट, जैसे गियर हो गया आपका और साथ में आपका ड्राइविंग पुली हो गया, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं। तो कौन सा होता है भाई, हेड स्टॉक होता है, हेड होता है, हेड स्टॉक पे ही सब कुछ होता है ना। लेथ मशीन आपने देखा होगा, लेफ्ट साइड में आपका क्या रहेगा, हेड स्टॉक रहेगा, लेफ्ट साइड में आपका हेड स्टॉक रहेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, आपका टेल स्टॉक रहेगा। और इसी हेड स्टॉक और हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, मैं लिख देता हूं, टेल स्टॉक के बीच में और हेड स्टॉक के बीच में आपका क्या होता है, आपका कैरिज लगा होता है। उसी कैरिज पे आपका टूल पोस्ट लगा होता है, जहां पे आपका टूल होता है जो कटिंग करता है, और कोई भी लंबी जॉब अगर होगी तो टेल स्टॉक उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, आपका चक लगा होगा जो कि इसको पकड़ने का काम करेगा। नीचे आपकी बेड होगी, है ना, लेथ बेड होगी जो कि कास्ट आयरन की बनी होगी। इस प्रकार की कुछ लेथ मशीन होती है। फिलहाल जो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका हेड स्टॉक हो जाएगा। टूल पोस्ट आपका यहीं पे रखा होता है ना, कैरिज पे। टूल पोस्ट कहाँ पे रखा होता है, आपका कैरिज पे रखा होता है, कैरिज पे रखा होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ा जाए। When soluble आयल मिक्स विद वाटर द कलर ऑफ द कूलेंट विल। अगर किसी सॉल्युबल आयल को, है ना, अगर किसी सॉल्युबल आयल को हम लोग पानी के साथ मिला दें, तो आपने लेथ मशीन में, मैं स्किल टेस्ट देने गया था एक जगह मैकेनिकल से, तो वहां पे मैंने देखा था कि सफ़ेद सफ़ेद टाइप से छोटे छोटे बॉटल में स्प्राइट के, जो 20-20 रुपए वाली आती हैं, उसमें क्या था कि कुछ दूध जैसा रखा हुआ था। मैंने पहली बार प्रैक्टिकल देखा, उसके पहले मैंने कोई स्किल टेस्ट नहीं दिया था ना, तो मैंने प्रैक्टिकल में, हाँ, लेथ मशीन वगैरह ऑपरेट करके चलाई थी कॉलेज में, लेकिन हमने ये इस टाइप का कूलेंट नहीं देखा था, तो मैंने पहली बार देखा। तो वो कौन से कलर का था, वाइट कलर का था, वाइट कलर का था। और वही कह रहा है कि अगर किसी सॉल्युबल आयल को पानी के साथ, सॉल्युबल आयल का मतलब ये है कि ऐसा ऑयल जो कि वाटर के साथ मिक्स हो जाए, है ना, उसको सॉल्युबल आयल बोलते हैं। तो सॉल्युबल आयल को अगर पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत वाइट हो जाएगा, सफ़ेद कलर का हो जाएगा, लगेगा कि दूध भरा हुआ है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके पार्ट 1 में हमने सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल्स और उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंसर की बात करेंगे कि मल्टी पॉइंट यानी कि क्या होता है, आपका फाइल होता है। फाइल में आप देखेंगे कि छोटा छोटा दांता बना रहता है। मल्टी पॉइंट बहुत सारा दांता लगा रहता है, एक साथ
बहुत सारा डाटा कटाई करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी पॉइंट कहते हैं, फाइल बोलते हैं। बाकी चीजल, छेनी, स्क्रैपर, हथौड़ा, ये सारा चीज आपका अलग होता है। Which type of force is applied through a die in forging operation? जब भी आप फोर्जिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो किस प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है, आप ये बताओ कि यहाँ पे आपका कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, आप इस पे लोहे से हथौड़े से मारेंगे तो कौन सा इस पे फोर्स लगेगा आपका, है ना। वही पूछ रहा है कि विच फोर्स, विच टाइप, कौन से टाइप का फोर्स आप अप्लाई करोगे, तो आप कंप्रेसिव यानी कि संपीड़ित, जब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लोहे का, इससे आप हथौड़े से चोट मारेंगे तो कंप्रेस होगा, ये दबेगा। अरे फैलेगा क्या, फैलाने का तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे दबाने का काम हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। बाकी वो आप फोर्जिंग के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे, है ना, डाई फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, है ना। ठीक है, ये क्या है, किस टाइप का फोर्स एक्ट करता है जब आप फोर्जिंग कर रहे होते हैं, तो संपीड़न यानी कि कंप्रेसिव। द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD एंड 1 VSD, कुल मिला के लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, लीस्ट काउंट की बात कर रहा है आपके वर्नियर कैलिपर की। 1 MSD का मतलब क्या है, MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और VSD का मतलब क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या होता है, कितना होता है, 0.02 होता है ना, 0.02 mm होता है। इसका मतलब आपका जो है आपका 0.02 है ना, 0.02, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। माइक्रोमीटर का एक लेक्चर चैप्टर वाइज में पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के, एक बार जाकर के आप लोग चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following files is used to remove maximum material faster? ऐसी कौन से प्रकार की फाइल है जो कि अधिक से अधिक मटेरियल बहुत तेजी से रिमूव करती है। कितना आसान सा सवाल है भाई, कितना आसान है रे ये सवाल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बास्टर्ड फाइल, है ना। बास्टर्ड फाइल थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, स्मूथ फाइल का काम क्या होता है, बहुत ही चिकनी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देने के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये मटेरियल क्या करती है, मटेरियल रिमूवल रेट, MRR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, कम होता है। इसमें MRR क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा होता है। वहीं पे आप देखेंगे आपके पास रेसिप फाइल एक है, वुड या रेस फाइल, ये क्या करती है, आपके लकड़ी में फाइलिंग करने के लिए या आपके रबर में फाइलिंग करने के लिए आपकी यूज की जाती है रेसिप, है ना। बाकी सेफ एज फाइल ऐसा हमने सुना नहीं है कहीं। आगे बढ़ते हैं। Which type of fit is used when a small amount of clearance or interference is permissible? अलग अलग टाइप के फिट की बात कर रहा है। बेसिकली फिट, है ना, शायद सिस्टम हमारा अब हैंग करने लगा है लैपटॉप, है ना, क्योंकि कुछ समस्याएं इसमें आने लगी हैं। कुछ ना कुछ तो समस्याएं हैं इसमें, बट कोई नहीं। बहुत छोटा सा परिवार है हमारा और आप चाहेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फिट इज यूज्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस इज परमिसिबल। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फिट की बात कर रहा है। आप देखेंगे एक तो होता है आपके पास सॉफ्ट, एक होता है आपके पास होल, है ना। क्या होता है आपके पास, होल होता है, एक क्या होता है आपके पास, होल होता है। अब देखिएगा टॉलरेंस के बारे में हमने आपको बताया था लेक्चर में, है ना। टॉलरेंस के बारे में हमने बताया था कि एक होती है अपर लिमिट यानी कि UL, एक होती है आपके पास लोअर लिमिट यानी कि LL। ऐसे ही यहाँ भी होता है, एक होता है आपका अपर लिमिट, एक होता है आपका लोअर लिमिट LL, है ना। अब देखिए ट्रांजिशन फिट वो होगा, है ना, ट्रांजिशन फिट वो होगा जिस जगह पर आपका ये दोनों पार्ट, इन दोनों पार्ट के बीच में आ रहा हो, वो ट्रांजिशन फिट होगा। इंटरफेरेंस फिट वो होगा, हस्तक्षेप फिट वो होगा कि जबकि आपका ये जो होल है, जो होल है और जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके
अपर लिमिट से भी ऊपर हो, यानी कि जाए ही ना, जबरदस्ती आपको फिट कराना पड़े, वहां पे आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। क्लियरेंस फिट का मतलब क्या है, ये जो इस टाइम पे फिट बना हुआ है ये आपका क्लियरेंस फिट है। बाकी थ्योरी में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये आपका क्या है, आपका क्लियरेंस फिट है जो अभी चित्र में बना हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से इतना क्लियरेंस दिया हुआ है, यहाँ आराम से जाएगा और आराम से चला बाहर भी आ जाएगा, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमारे कंप्यूटर में, आगे पीछे बहुत स्लो और बहुत फास्ट हो रहा है कभी कभी। चलिए, क्लियर है भाई, है ना। आगे बढ़े। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट आर कैल्शियम एंड सोडियम। अब कह रहा है कि कैल्शियम और सोडियम कौन से प्रकार का लुब्रिकेंट है। अरे अभी तो मैंने पीछे बताया, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड और एक होता है सेमी सॉलिड। तीन प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं आपके पास। लिक्विड में आपका क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है। किसी भी प्रकार का ऑयल आप लोग यूज करते हैं वो किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। चाहे आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करिए, चाहे आप सोल्यूबल ऑयल यूज़ करिए, चाहे आप मूवी ऑयल यूज़ करिए, कोई भी ऑयल यूज़ करिए, वो किस में आ जाता है, आपका लिक्विड में आ जाता है, तरल में आ जाता है। सॉलिड की बात कर रहा है तो बिल्कुल जी हाँ, आपका कैल्शियम और सोडियम आपका किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है। सेमी सॉलिड में आप क्या टिक करेंगे भाई, सेमी सॉलिड में आप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका किस में आ जाता है, सेमी सॉलिड में आ जाएगा। एक टाल्क का पत्थर होता है ना, टाल्क का पत्थर होता है, वो भी किस में आता है, आपका सेमी सॉलिड में आता है। एक फ्रेंच चॉक होता है, वो भी किस में आता है, आपका सेमी सॉलिड में आता है। बहुत समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज हैवी करंट 50,000 एम्पियर पास्ट थ्रू द ज्वाइंट एंड वेल्डिंग इज डन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। तो करंट बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये स्पॉट वेल्डिंग की ही बात कर रहा है, लेकिन 50,000 नहीं होता है, लगभग 12,000 के आसपास, एम्पियर के आसपास उसमें करंट होता है। और बाद में एक्सटर्नल प्रोसेस प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। ये इस प्रकार की रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये भी होती है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। वहीं पे आर्क वेल्डिंग के टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछता है तो 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होता है, आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है ना। आर्क वेल्डिंग में अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग होती है, इसलिए इसका जो है करंट का रेंज जो है मुश्किल है। गैस वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि गैस वेल्डिंग में चाहे आपका ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग होता है, चाहे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में अलग अलग प्रकार की फ्लेम होती हैं, तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, आपका एक प्रकार का सॉलिड वेल्डिंग होता है, यानी कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग होता है। बाकी आपका आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, ये आपका क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि संगलन वेल्डिंग होता है। विच टूल इज यूज टू ग्रूव एंड फ्लैटन अ सीम। सीम क्या होता है, सीम होता है भाई धातु चादरण कार्य। आपने देखा होगा तो किनारे में प्लेट को मोड़ दिया जाए जिससे कि हाथ में लगे ना, आपका हाथ ना कटे फटे, और इसी सीमिंग और हीमिंग के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे प्लेट को आपस में जोड़ते भी हैं, आपने देखा होगा। तो क्या कह रहा है कि उस सीम को क्या करना है, आपको ग्रूव एंड फ्लैट करना है अगर आपको, तो आप कौन से उपकरण का यूज करेंगे, तो वो उपकरण होता है हैंड ग्रूवर, है ना, हैंड ग्रूवर। स्टेक जो है ना, ये भी एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि सीट मेटल में काम आती है। अलग अलग प्रकार की स्टैक होती हैं, उसी पे रख के हम लोग सारे परफॉर्म करते हैं। रिवेट सेट भी आपका क्या होता है, यहीं पे यूज आता है, कहाँ पे, सीट मेटल को ही आपस में जोड़ने के लिए। छोटे छोटे बॉक्स, छोटी छोटी अलमारी में आप लोगों ने देखा होगा। आगे बढ़े हम लोग। टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल डिफॉर्मेशन अंडर लोड इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्या कह रहा है कि भार के अंतर्गत समय पर निर्भर पुनर्प्राप्ति योग्य विकृति को क्या कहा जाता है, यानी कि ऐसी विकृति जो कि समय के साथ पुनः वापस आ जाए, है ना, समय के साथ पुनः आपके पास कुछ वापस आ जाए, ऐसी विकृति को क्या कहेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो इलास्टिक होता है। इलास्टिक में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा दें और फोर्स हटाते ही फिर से अपनी अवस्था को वो रिगेन कर ले, वो इलास्टिक कहलाता है। तो मेरे दोस्त मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बोल रहा है टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल, है ना, डिफॉर्मेशन अंडर लोड। अब फिर आप कहोगे कि सर क्रीप होता है ना। देखिए प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक मतलब ये होता है कि डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, फिर वो आता नहीं है वापस।
अब ये क्या कह रहा है कि टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन हमको करना है। तो क्रीप में क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है, बात सही है। समय के साथ साथ एक कांस्टेंट लोड अगर आप लगा के रखते हैं किसी बॉडी पर और उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए 100 साल 200 साल, है ना, कितने भी टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। लेकिन अगर सवाल में आपसे ये शब्द बोला जाए कि टाइम डिपेंडेंट रिकवरेबल डिफॉर्मेशन अंडर लोड, इसका ऑल्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनइलास्टिक बोलते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। What is it called when both jaw of vernier caliper are in contact but the zero of the main scale does not match the zero of the vernier scale? कह रहा है कि दोनों जबड़े आपस में सटा दिए हैं हमने, फिर भी इन दोनों का जो जीरो है वो आपस में नहीं मैच कर रहा है। जो वर्नियर स्केल का जीरो है और जो आपका मेन स्केल का जीरो है वो आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो इस सिस्टम को, इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो एरर बोलते हैं। और ये जीरो एरर या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आया उसमें जोड़ दो मेरे भाई, और पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट आया उसमें क्या करो, आप घटा दो। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। ये जीरो एरर जो है आपका दो प्रकार का हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई समस्या? द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल ऑफ एकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि सॉकेट स्क्रू के हेड को समायोजित करने के लिए मौजूदा छेद के सिरे पर बड़ा करना। जैसे आपके पास कोई ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट पूरी तरह से भरी हुई है ना। इस प्लेट में आपने क्या किया, इस प्लेट में पहले तो मेरे दोस्त आपने क्या किया, एक ड्रिल कर दिया। इस प्लेट में पहले आपने एक ड्रिल कर दिया, फिर आप इसमें कोई ऐसा स्क्रू डालना चाह रहे हैं, कोई ऐसा हेड डालना चाह रहे हैं बोल्ट का, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है और आपको छेद बड़ा करना है, थोड़ा सा यहाँ पे छेद यहाँ तक और बड़ा करना है छेद, है ना। उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको ड्रिलिंग करनी है ना। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, कोई पीपीटी फिगर की नहीं बनी हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें खुद ही दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, है ना, इस टाइप से अगर आपका बना हुआ है ना। पहले ये पूरा होल था, ये बाद में होल कट किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई काउंटर बोरिंग। क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग। काउंटर के साथ आप लोगों ने काउंटर सिंकिंग का भी नाम सुना होगा, लेकिन काउंटर सिंकिंग वो पोजीशन होती है जैसे इस प्रकार से आप कोई शेप बना रहे हो। पहले से यहाँ तक ऐसे था, पहले यहाँ पे ऐसे था, बाद में ये शेप आपकी थोड़ी सी कटिंग और कर रहे हो, यानी कि तिकोना कट कर रहे हो, बेवल कट कर रहे हो, बेवल कर रहे हो, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नीचे देखें हम लोग तो बोरिंग ऑप्शन है। बोरिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई ड्रिल किया हुआ छेद है उसको और बड़ा करना है, यहाँ तक ऐसे करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। पंचिंग, पंचिंग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, है ना, वही पंचिंग। आगे बढ़े। Which of the following type of washer is used to hold the lock nut in place? अब आगे धड़ाधड़ बढ़ेंगे। टैप वॉशर, लॉक वॉशर, प्लेन वॉशर और स्प्रिंग वॉशर, है ना। स्प्रिंग वॉशर हम लोग क्या करते हैं, लॉक नट की जगह प्लेस करते हैं। Which one of the following belt material can withstand acidic and wet condition? अगर कहीं पे अम्लीय जगह है, अम्लीय जगह पर आपको लगाना है बेल्ट, है ना, या गीला जगह पर, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप बलाटा यूज करेंगे। बलाटा क्या होता है, वेजिटेबल गम होता है, सब्जियों के गम से बनाया जाता है, वो बलाटा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर 45 डिग्री से या 50 डिग्री से आपका अधिक टेम्परेचर है कहीं पर, वहां पर आप इसका यूज बिल्कुल मत करना, है ना। वहां पे आप इसका यूज बिल्कुल मत करना, यहाँ पे आप इसका यूज कर लेना, है ना। बाकी लेदर, कॉटन और रबर पीछे एक क्वेश्चन मिला था, वहां मैंने सॉल्व कराया है। आगे बढ़ा जाए। ये एक फिगर बना हुआ है, लिखा हुआ है स्नैप गेज का काम क्या होता है। स्नैप गेज है, अच्छा, काम क्या होता है ये नहीं बताया गया है, पूछा गया है। तो फिगर तो आप लोग देख के अब बता ही दोगे किसी शेप का होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है। कोई थ्रेड है ना, कोई चूड़ी है, उसका डायमीटर मेजर करने के लिए यहाँ पे गो एनविल लगी होती है, यहाँ पे नो गो एनविल लगी होती है, तो है ना, थ्रेड डाया मेजर करने के लिए।
हम लोग किसका यूज करते हैं? स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्नैप गेज, नॉट स्नैपचैट, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बियरिंग। सिंथेटिक मटेरियल क्या होता है? जो कि पेट्रोकेमिकल से बने हों उसको हम लोग सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। अब पेट्रोकेमिकल से आप देखो क्या बना है, प्लास्टिक भाई बिल्कुल बना है, नॉयलॉन बना है, आपका टेफ्लॉन बना है, लेकिन ब्रास क्या है आपका? ब्रास तो आपका मेटल है ना, ब्रास आपका क्या है? मेटल है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना, ब्रास। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है? अ फिक्सचर इज अ डिवाइस दैट, पीछे बता चुके हैं हम लोग, फिक्सचर और जिग दोनों के बारे में बात हो चुकी है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। इज ऑल्सो नोन एज टूल रेस्ट। टूल रेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं मेरे भाई? टूल रेस्ट किसको बोलते हैं? सैडल को बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड को बोलते हैं, या कंपाउंड रेस्ट को बोलते हैं, या टूल पोस्ट को बोलते हैं। देखिए, जो आपका सैडल होता है, क्रॉस साइड होता है, उसी पे, है ना, उसी पे जो है आपका रखा होता है क्या? टूल पोस्ट या टूल रेस्ट। टूल रेस्ट का एक और नाम क्या होता है? कंपाउंड रेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड रेस्ट। अरे लेथ मशीन में मैंने अभी दिखाया ना कि इधर आपका हेड स्टॉक हो गया, इधर आपका क्या हो गया? टेल स्टॉक हो गया, है ना। बीच में आपने देखा था कि यहाँ पे टूल पोस्ट रखी हुई है, टूल रेस्ट रखी हुई है, कंपाउंड रेस्ट, जिसपे आपका टूल लगा होता है कटिंग करने के लिए, है ना। और नीचे क्या होता है? पूरा का पूरा कैरिज होता है, नीचे क्या होता है? पूरा का पूरा क्रॉस स्लाइड होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रेजिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन, यानी कि कोई नमक यानी कि खारा पानी है उससे कोरोजन हो रहा है, तो इसमें से कौन सा मेटल है जो कि उससे बचाएगा? कास्ट आयरन बचाएगा क्या? गन मेटल बचाएगा क्या? जिंक एलॉय बचाएगा क्या? माइल्ड स्टील बचाएगा? तो मेरे भाई बिल्कुल जिंक वाला बचाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? स्टील में जिंक की कोटिंग करते हैं। अरे गैल्वेनाइजिंग का नाम नहीं सुना क्या किसी ने? गैल्वेनाइजिंग का नाम नहीं सुना है क्या किसी ने? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टील पे कोटिंग करते हैं मेरे भाई, किसकी? जिंक की कोटिंग करते हैं ना। जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं? जिससे उसमें कोरोजन ना हो, कोरोजन ना हो। तो वही तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल है जो कोरोजन पर रेजिस्ट करेगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, जिंक वाला, है ना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नट्स इज यूज्ड इन अ बेंच वाइज, तो बेंच वाइज में जो नट यूज किया जाता है वो बॉक्स नट होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। द फ्लैश पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट शुड बी, फ्लैश पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर आपका जो लुब्रिकेशन है उससे वाष्प निकलने लगे, उससे धुआं बनना शुरू हो जाए। क्या हो? वाष्प निकलने लगे, वाष्प निकलने लगे, निकलने लगे, है ना। कौन सा टेम्परेचर होता है? तो 300 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये सही है बिल्कुल, है ना। ऊपर सेंटीग्रेड में तो नहीं दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। A sign bar is used to measure the angle between the height of a slip gauge and the, जो साइन बार का यूज किया जाता है वो हाइट यूज करने के लिए किया जाता है बिटवीन द स्लिप गेज, और साथ में क्या यूज करते हैं हम लोग? द विड्थ ऑफ द साइन बार, कोई मतलब ही नहीं। हाइट ऑफ द साइन बार, ठीक है कह ही दिया। नंबर ऑफ द स्लिप गेज, नहीं। लेंथ ऑफ द साइन बार, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका जो है आपका डी ऑप्शन, है ना। वो अभी मेजरमेंट हमने बताया था, तो साइन बार कौन से क्लासिफिकेशन, किस टाइप का मेजरमेंट करता है, ये कमेंट आपको करना है। आगे बढ़ूं मैं, कुछ होमवर्क देता चलूं। टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज ऑफ अ पार्ट बिटवीन विच एक्चुअल साइज शुड लाई इज कॉल्ड, है ना। ऐसा कौन सा एक्चुअल साइज होता है? तो वो क्या होता है आपका? लिमिट साइज होता है, जहां पर परमिसिबल साइज दी जाती है किसी भी पार्ट को। क्या दी जाती है? परमिसिबल साइज देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ साइज बोलते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ड्राइविंग सॉफ्ट इन लेथ, ड्राइविंग सॉफ्ट कौन है? तो काउंटर सॉफ्ट है क्या? लीड स्क्रू है क्या? स्पिंडल सॉफ्ट है क्या? कैम सॉफ्ट है क्या? बिल्कुल काउंटर सॉफ्ट क्या होती है? ड्राइविंग सॉफ्ट की एक्ट करती है, क्योंकि काउंटर सॉफ्ट यानी कि जो जिसमें स्वयं पावर हो, है ना, तो काउंटर सॉफ्ट। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेस्टिंग फ्लैटनेस और स्ट्राइटनेस ऑफ अ सरफेस, यानी कि फ्लैटनेस या स्ट्राइटनेस मेजर करना है तो वर्नियर नहीं होगा,
ऑटो कैलोमीटर, हाँ ये तो होगा। और देख लेते हैं स्टील रूल माइक्रोमीटर, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑटो कैलोमीटर। आगे बढ़े हम लोग, आगे हो गए हैं भैया सवाल खत्म। और बाकी आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट लेक्चर आपको थ्योरी में डिटेल में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, समझना है तो फिट ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में सारा कुछ करवाया जा रहा है। इसके अलावा टेस्ट देने के लिए आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। नोट्स हमारी चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स है तो वो भी आपको कोर्स के साथ ही मिलेगी। वो भी आपको वीडियो लेक्चर हमारे ऑब्जेक्टिव तो यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन थ्योरी अगर डिटेल में पढ़ना हो आपको तो वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। पुराने वर्षों के PDF और टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।